Hello, my dear students. How are you? I think you people will be fine. तो बेटा हम लोग कल इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू फ्रेम रेफरेंस ना। उसे 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू पाथ। पाथ मतलब पथ, रास्ता। पथ के अनुसार मोशन के प्रकार। पहला मोशन है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, सरल रेखीय और स्थानांतरीय गति। रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, सरल रेखीय और स्थानांतरीय गति। देखो बेटा होता क्या है, जैसे आपको बताऊं, जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है, जब ये मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ओके। अगर इसी ऑब्जेक्ट की जगह पर एक छोटा सा पार्टिकल ले लें, इस छोटा सा पार्टिकल ले लें, तब जो इसका मोशन होगा पार्टिकल का, वो होगा रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब सरल रेखीय गति। क्या? सरल रेखीय गति। कहेंगे साहब ये क्या मजाक है? मजाक बता रहा हूं मैं आपको, जो क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। इसी ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पहिया है, ये व्हील है। जब ये मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसे मान लीजिए पॉइंट पी है, ये मूव किया आधा चक्कर, पहुंचा यहां पर, ध्यान दो, पहले पी यहां पर चला गया। अब जरा देखो पहले, इसने यहां तक तो एक दूरी तो ये तय किया, लेकिन इसका ये पार्टिकल जो है यहां पहुंच गया, यहां। ठीक है। इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु जब सरल रेखा में गति करती है तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरीय गति। अब जो कोई पार्टिकल सरल रेखा में गति करता है तो उसी गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। देखो यहाँ इंग्लिश वर्जन लिखा गया है, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। सरल रेखा में, हिंदी में, सरल रेखा में गति करने वाले किसी कण के या सरल रेखा में चलने वाले कण, सरल रेखा में चलने वाले कण की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और जबकि सरल रेखा में चलने वाली वस्तु की गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। 9 में लिखाया गया है आप लोगों को। फिर बात आती है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। अब देखो बेटा, कोई सर्कुलर पाथ है, ये वृत्तीय पथ है ये। इस पर अगर कोई पार्टिकल, कोई कण अगर चल रहा है, कोई कण अगर चल रहा है तो इसके मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो यहां पर लिखा गया है कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति पर, वृत्तीय पथ पर किसी कण के होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं, या वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ओके, ये डिफिनेशन लिख लेंगे आप लोग। चलिए, जैसे सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अरे आप जांत देख लीजिए, जांत देखे होंगे जो औरतें पहले ऐसे ऐसे चलाती थी। ठीक है, जांत आप देख लीजिए। या एक काम करिए, बता रहा हूं क्या करेंगे आप, बता रहा हूं।
अब इसको जो है यही ये फिक्स पॉइंट कर दिया इसको। अब मैं ऐसे इसको रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तब इसकी गति को क्या कहेंगे हम? घूर्णन गति कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णन गति, मतलब रोटेटरी मोशन। तो ले लिया हमने इसको। अब हमने इस पर यहाँ एक कील गाड़ दी। कील हमने क्या किया? गाड़ दिया। अब इसको मैं घुमा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो यह ऑब्जेक्ट इस एक्सिस, जो एक्सिस हमने मान ली, यही मार्कर पे यही एक्सिस है, इसके चारों तरफ जब घूमता है तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, इस ऑब्जेक्ट की गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। लेकिन ध्यान देना, जब घूमता है तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे ये पार्टिकल है, देखो ऐसे गति करेगा, ये पार्टिकल ऐसे गति करेगा, ये पार्टिकल ऐसे गति करेगा। तो जो रोटेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट के जितने कण होते हैं, जितने पार्टिकल होते हैं, उनके पास कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन होता है, वृत्तीय गति होती है। ठीक ना? देखिए यहां पर लिखा दिया हमने कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। किसी वस्तु की किसी अक्ष के परितः होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। किसी वस्तु की किसी अक्ष के परितः होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। बट लेकिन एवरी पार्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का प्रत्येक कण हैव सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति करता है। वृत्तीय, लेकिन वस्तु का प्रत्येक कण कैसा मोशन करता है? वृत्तीय गति करता है। फिर से, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है तो वस्तु की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन वस्तु पर स्थित समस्त पार्टिकल, समस्त कण वृत्तीय गति करते हैं। इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, अब आइए, क्लास में हम आपको बताए थे कि दोलन गति और काल्पनिक गति। देखो बेटा, ये पेंडुलम है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पेंडुलम है, ये पूरा पेंडुलम है, ये मॉब है, ये हाथ कप रहा है। अब देखो यहां से विस्थापित किया, छोड़ दिया। अब इसकी गति को हम क्या कहेंगे? दोलन गति। क्यों? क्योंकि यह देखो इसका मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, ये वाला, ये क्या है? इसकी माध्य स्थिति है ये। अब इसको यहां से विस्थापित किया, छोड़ दिया। अब ये क्या हो गया? ऑसिलेशन। यह क्या हो गया? दोलन गति। लेकिन बेटा अगर इसको केवल हल्का से कर दूं, हल्का से मूव कर रहा है ना, अगर ये हल्का हल्का, ये काल्पनिक गति हो गई। क्या हो गई? ये काल्पनिक गति। तो दोनों में अंतर क्या है? ये देखो, यह भी अपनी माध्य स्थिति, देखो अब देखो माध्य स्थिति के इधर उधर हो रहा है। अब देखो यहां भी माध्य स्थिति के इधर उधर गति हो रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इस एक का आयाम बड़ा है और दूसरे का आयाम क्या है? छोटा है। तो दोलन गति का आयाम क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन काल्पनिक गति का आयाम बहुत छोटा होता है। अब कहो साहब आयाम क्या बताए थे आप? ये मध्यमान स्थिति है। मध्यमान स्थिति के किसी एक तरफ जितना अधिकतम विस्थापन करती है वही क्या है? इसका आयाम। वही क्या है? इसका आयाम। इसलिए जल्दी से इसका पाथ छोटा हो रहा है, जो कि आपको दिखाने के लिए मैं इसकी धागे की लंबाई बहुत छोटी रखी है ना। जैसे अब यहाँ से खिसकाएगा, जैसे यही मीन पोजीशन है। जरा देखो उंगली मेरी, अब यहाँ तक खिसकाए, यह क्या है? आयाम। तो दोलन गति का आयाम क्या होता है? बड़ा। लेकिन जब यही अब देखो, अब एक काल्पनिक गति हो गई। अब क्या हो गई? ये काल्पनिक गति हो गई। इसका आयाम क्या है? बहुत छोटा है। अब एक काल्पनिक गति हो गई। ठीक ना? तो आइए देखते हैं, यहां ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी।
मोशन। इसको हिंदी में कहते हैं दोलन या काल्पनिक गति। लिख लो, दोलन या काल्पनिक गति, काल्पनिक कंपन या काल्पनिक गति ना। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, इधर उधर। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी आर वाइब्रेटरी, आर वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। नहीं दिख रहा है तो बोल तो रहा हूं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। किसी वस्तु के अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलनी या काल्पनिक गति कहते हैं। किसी वस्तु के अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? दोलनी अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। यहां पर लिखा है बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ मोशन, लेकिन दोनों प्रकार की गतियों में अंतर है। फॉर लार्ज एम्पलीट्यूड मोशन इज ऑसिलेटरी, लंबे आयाम के लिए गति क्या है? दोलन गति है। एंड फॉर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, बहुत छोटे से आयाम के लिए मोशन इज वाइब्रेटरी, मोशन इज वाइब्रेटरी। ओके, तो आप ऐसे लिख लीजिए, किसी वस्तु के अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलनी अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। लेकिन इन दोनों गतियों में अंतर होता है। जब वस्तु का आयाम बड़ा होता है तो उसकी गति को हम दोलनी गति कहते हैं, लेकिन जब वस्तु का आयाम बहुत छोटा होता है तब उसकी गति को हम काल्पनिक गति कहते हैं। सपोज करो कि जैसे आप टेबल पर हाथ रखे हो और एक मुक्के से मारो तो आपके हाथ में झंझनाहट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? झंझनाहट उत्पन्न होती है। ये जो झंझनाहट उत्पन्न होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो झंझनाहट उत्पन्न होती है, यही क्या है? काल्पनिक गति है। ऐसे 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 कप रहा है, ऐसे 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 कप रहा है, तो काल्पनिक है। ये मीन पोजीशन है। जब ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है मीन पोजीशन की इधर उधर, ये क्या हो गया? दोलनी गति। क्या हो गया? दोलनी गति। अगर मीन पोजीशन के यूं ऐसे ऐसे कंपन कर रहा, ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तब क्या कहेंगे? काल्पनिक गति। नोट करिए। अब हम चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने। नोट इट प्लीज। चलो बेटा, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नॉट फिक्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी नियत नहीं होती। लिखते जाओ। इट्स मैग्नीट्यूड इज टेकन पॉजिटिव, इसका परिमाण धनात्मक लिया जाता है। बिकॉज, क्योंकि इट डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम, क्योंकि यह समय के साथ नहीं घटता, दूरी समय के साथ नहीं घटती। इट कैन नेवर बी जीरो, यह कभी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी नियत नहीं होती है। इसके परिमाण को हमेशा धनात्मक लिया जाता है और यह दूरी समय के साथ कभी नहीं घटती, दूरी समय के साथ कभी नहीं घटती, इसलिए दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहां से चला, ये मान लीजिए आपका कोई चौराहा है, मान लीजिए चौराहा है, एक्स चौराहा है या कोई एक्स पॉइंट है, एक कोई वाई पॉइंट है। आप चले
इधर गए, ऐसे लौटे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ चले आए, यहाँ चले आए। ध्यान दीजिएगा। दूसरा कोई चला ऐसे पहुंच गया, तीसरा कोई चला ऐसे गया, ऐसे आया। ध्यान दो, ये डिस्टेंस है। अगर मान लो ये 5 मीटर, ये 2 मीटर, ये 5 मीटर, ये 1 मीटर, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर। तो जो पाथ 1 है, ये क्या है? पाथ 1। इसके पाथ 1 से, अगर आप पाथ 1 से जा रहे हैं तो x से y के बीच की दूरी क्या हुई? 5 2 7, 5 12, 1 13, 7 20, 7 27 मीटर। यहाँ डिस्टेंस कितना आया? 27 मीटर आया। कितना आया? D1। ये मान लीजिए सेकंड पाथ है, इसको आपने नाप लिया। भाई यहाँ पर क्या किया आपने? एक सपोज कोई रस्सी आपने फैलाया या इस पाथ पर, फिर उसको सीधा कर लिया ना, और फिर मीटर स्केल से नाप लिया, तो पता चला कि D2 आ गया है आपका कितना? 10 मीटर। कितना आ गया? 10 क्या? इसको 6 मीटर रखो, 6 मीटर। और यहाँ से गए, पता चला ये 6 मीटर था, ये कितना था? ये 10 मीटर था। तो D3 कितना हो गया? डिस्टेंस 3, 6 और 10, 16 मीटर। देख रहे हो नहीं? दो पॉइंट के बीच की दूरी जो है फिक्स नहीं है। यह किस पर निर्भर करती है? रास्ते पर निर्भर करती है। अरे भाई हम लोग भी हैं, कभी शॉर्टकट रास्ता चुन लेते हैं। अरे यार इधर से चलो, जल्दी होगा, कम दूरी है। इधर से जाएंगे तो ज़्यादा दूरी पड़ेगा, तो कहता है अरे यार ठीक है दूरी अधिक है लेकिन रास्ता तो बढ़िया है, चलो इसी से चलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी कभी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी नियत नहीं होती। यह निर्भर करता है पाथ पर कि किस पाथ पर आप चले, और पाथ की जो लंबाई है, पथ की जो लंबाई है, वही क्या है? दूरी है। वही क्या है? दूरी है। अब आइए एक चीज हम और आपको दिखाता हूं। आप यहां से चले, यहां से यहां गए, फिर यहां आए, फिर यहां आप आ गए, फिर आप यहां चले आए। ध्यान दीजिएगा, यहां आ गए, ये 2 मीटर, ये 5 मीटर, ये 7 मीटर, ये 4 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हुई? लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हुई बेटा? 2 धन 5 धन 7 धन 4, 5 2 7 7 14 4 18, 18 मीटर हुआ। डिस्टेंस कितना हुआ? 18 मीटर। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 18 मीटर। क्लियर हुआ? डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। जहां से चले आप फिर वहीं चले आए तो तब भी डिस्टेंस कभी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो। यह कभी शून्य हो ही नहीं सकता, यह कभी शून्य हो ही नहीं सकता। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति। मतलब विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति को x से ना, और इनिशियल को हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसकी दिशा क्या होती है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है। इसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है। आइए देखता हूं फिर से, पहले आप नोट कर लें इसको। चलिए मत नोट करिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आप
आपके पास तमाम जाने का रास्ता है, तमाम जाने का रास्ता है। एक रास्ता एकदम स्ट्रेट जा रहा है, एकदम स्ट्रेट, ए और बी को मिला रहा है। ये क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया है। अब ना, और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यह भी तो डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस, और ये भी क्या है, डिस्टेंस। बोलो भाई, सभी डिस्टेंसों में जो सबसे छोटा डिस्टेंस हो वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वही क्या है, विस्थापन। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो, यहाँ तो बात क्लियर हो गई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इसका डिस्प्लेसमेंट। ये तो फार्मूला है, इसको तो तब बताएंगे जब क्वेश्चन लगवाएंगे। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसका अगर डायरेक्शन लेना होगा तो ये लेंगे, ए बी। ओके, यही इसका क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, ए टू बी। क्या होगा, ए टू बी, क्योंकि ए से चलना शुरू किए थे, बी पहुंचे हैं हम ना। डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी। और करा के जीरो भी हो सकता है। कैसे बेटा, जरा देखो जीरो कैसे हो सकता है, बता रहा हूं आपको। ये इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। यहां से आप चले आए, यहां पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आप आए यहां, जरा देख लूं एक बार। हाँ, फिर पहुंच गए यहाँ। देखो, यही प्रारंभिक बिंदु है और यही अंतिम बिंदु है, दोनों बिंदु एक हो गए। बोलो भाई, यही इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और यही क्या है, फाइनल पॉइंट। यही प्रारंभिक बिंदु है, यही अंतिम बिंदु है। अब बताओ, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, जीरो। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, जीरो। जहां पहुंचे थे, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुई। जैसे मान लो ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये 6 मीटर है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ बताओ, 5 4 9 5 5 10 4 14 14 26 20 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। अब कहते हैं सर पॉजिटिव और निगेटिव की बात। ठीक है बेटा, पॉजिटिव निगेटिव की बात हम कह रहे हैं। चलो, पॉजिटिव निगेटिव की बात है। चलो, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया ना, इधर की दूरी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव। अगर कोई कण यहां से चला, यहां पहुंचा, सपोज करो यहां पहुंचा, ये कितना है, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू +5 मीटर। अगर सपोज करो, अगर ये कण यहां से चल करके ऐसे आया, मान लीजिए 5 मीटर ये भी आया, तब यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -5 मीटर। क्योंकि इस डायरेक्शन में दूरी को हमने क्या लिया है, या ये इनिशियल पॉइंट है, हाँ, या ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर की दूरी को हमने क्या लिया है, प्लस। और ठीक है, जब हम इधर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट प्लस माना जाएगा, और जब इधर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव माना जाएगा। विस्थापन क्या माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी कम क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हो सकता है 10% कम समझ में आया हो, तो अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट, 2 4 6 10 जो भी हो पाएगा। वीडियो तो लंबा हो ही रहा है, होने दीजिए, लेकिन मजा आएगा आप लोगों को। हाँ, एक बात और देखे आप, डिस्टेंस और रिलेशन में। तो डिस्टेंस जो होती है, दो चीज होती है, एक ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है और इक्वल टू भी होता है।
तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नीचे लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं आपको, मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रेट पथ है, ये कोई सर्किल है, क्या बताऊं बेटा, पहिया है, क्या है, पहिया है। चलो भाई ठीक है, ये पहिए का पॉइंट पी है ना, पहिए का पॉइंट क्या है, पी है। कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन हाफ साइकिल, इन हाफ रोटेशन। इसका रेडियस जो है आर है, रेडियस कितना है, आर है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक व्हील है, पहिया या व्हील जो भी कह लो, इसका रेडियस कितना है, आर है। यहां पर एक पॉइंट पी है। करेक्ट, आधे चक्कर में विस्थापन कितना होगा। कहेंगे साहब ये क्या मतलब है, तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ भाई कुछ नहीं है, ठीक है। जरा देखो, जब ये पहिया ऐसे घूमेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ना। और ये आधे चक्कर में जो ये पी है, ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ये पी कहां आ गया, ऊपर आ गया। भाई वृत्त छोटा बड़ा बन रहा है, आप लोग उससे कंपास से बनाइएगा। आधे चक्कर में ये चल के कहां पहुंच गया, यहां। और आधे चक्कर में ये दूरी कितनी तय हुई, ये वाली दूरी हमारे पी से ए तक पहुंचा। भाई कोई पहिया, कोई व्हील ये चक्कर में कितना दूरी करता है, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, परिधि के बराबर यह पहिया है। तो एक रोटेशन में, वन रोटेशन में, एक चक्कर में, हाँ, कितना दूरी तय करता है, सरकमफ्रेंस के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर मतलब परिधि के बराबर। अब परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। अब अगर हाफ रोटेशन कर दें आधे चक्कर में, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 दैट्स पाई आर। तो ये दूरी कितनी हुई बेटा, पाई आर। कितना हुआ, पाई आर। और ये देखो P, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ P, ऑफ P, बिंदु P का आधे चक्कर में विस्थापन कितना है। आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक पहिया है ना, जिसकी त्रिज्या R है, हाँ, उस पर एक बिंदु P है। आधे चक्कर में बिंदु P का विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देयर इज ए व्हील and there is a point P on A. What will be the displacement of P in half cycle, in half cycle, in half rotation। चलो भैया, अब ये बताओ कितना हो जाएगा ए वाला, ए आर टोटल कितना हुआ, 2R। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, डिस्प्लेसमेंट बराबर इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2R का स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर। ठीक है, बोलो भाई, ये पाई आर हुआ, ये 2R हुआ। भाई त्रिज्या R है तो ये पूरा हो जाएगा व्यास, 2R हो जाएगा। हाँ, ये तो क्या है, कर्ण हो गया ना, ये हाइपोटेन्यूज। हाँ, यही तो होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो पाई माइनस 4 मीटर। अगर ऐसा मीटर में है, ये आर मीटर में है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नोट इट प्लीज। चलिए
एक क्वेश्चन फिर ले रहा हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यह आदमी जो है अर्धवृत्ताकार पथ पर चलता हुआ बिंदु बी तक पहुंचा। अर्धवृत्ताकार पथ पर सेमी सर्किल पर चलता हुआ पॉइंट बी पर पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, ये सेमी सर्किल है। अब करा अगर इसका रेडियस आर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और इसका डिस्टेंस क्या होगा। ए बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर ये पॉइंट ओ हो गया, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, रेडियस है, त्रिज्या है ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, आर प्लस आर बराबर 2r। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, अरे भाई सेमी सर्किल है ना, सर्किल का क्या होता है, अगर सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो डिस्टेंस कितना होता है 2πr, सरकमफ्रेंस परिध के बराबर, तो 2πr अपान 2, क्योंकि हाफ सर्किल है, बराबर क्या हो गया πr, क्या हो गया πr। अब देखो ये 2r ये πr, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है। समझ में आया। अगर r की वैल्यू रख दिया जाए, अगर हम ले लें r बराबर 7 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 2r का मतलब है डायमीटर, व्यास, तो 2 × 7 दैट्स व्हाट 14 मीटर। और डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, πr 22/7 × 7 कट गया, बराबर 22 मीटर। देखा आपने, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए नोट करिए। चलो बेटा, ये क्यूब है, देख रहे हो ना, यहां एक आदमी है, इस क्यूब की जो साइड है वो a मीटर है, कितना a मीटर है। यहां से चलता है, a यहां आता है, फिर a यहां आता है, फिर a यहां आता है। तो दो चीज पूछा है कि डिस्टेंस बराबर क्या और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या। देखो बेटा, इसको हम वेक्टर से समझ सकते थे, वेक्टर से, लेकिन अभी वेक्टर हम लोग पढ़े नहीं, इसलिए हम वेक्टर की बात अभी नहीं करेंगे। अभी बीच में वेक्टर की बात करना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो बेटा, तो पहले डिस्टेंस तो क्लियर है, ए गया, फिर ए गया, फिर ए गया, तो a प्लस ए बराबर 3a मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये देखो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है, ये क्या है, फाइनल पॉइंट है ये क्या था, इनिशियल पॉइंट था ये दूरी कितनी होगी, ये हो गया विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्यों बराबर √3a, √3a, ये तो विकर्ण ही तो होगा, बोल भाई, तो क्या हो जाएगा ये, मतलब बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब इक्वल टू √3a। ठीक है, इसको याद रखिए हमेशा, क्यूब का बॉडी डायगोनल जो है, हाँ, विकर्ण जो है √3a होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, √3a। समझते जाओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, समझते जाओ, इसीलिए सभी एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको हम, नोट इट प्लीज। चलिए एक क्वेश्चन फिर आया, ए मैन इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, एक आदमी r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 1/4 रोटेशन, 1/4 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट बताओ। इसके 4 इक्वल पार्ट कर दो भैया, कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया ना, ये यहां से शुरू किया, ये बी तक पहुंचा ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए बी, बोलो भाई, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ,
ए बी, तो भाई देखो ये आर है, ये आर है, रेडियस है, ये ओरिजिन है, ये ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या, लंब का वर्ग धन कर्ण का आधार का वर्ग, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट 2 आर स्क्वायर बराबर आर रूट 2 यूनिट, जो भी ले लो, मीटर सेंटीमीटर चाहे जो ले लो, आंसर हो गया। लेकिन अभी इसको बताने के पहले एक चीज हम आपको बता दूं। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई। सपोज करो ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है, सपोज करो ये कार्ड है आपका ए बी, यह इसका रेडियस है आर, यह एंगल है थीटा। इस ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर मतलब कार्ड ए बी बराबर क्या होगा। एक काम करते हैं हम, इस पर भाई दोनों देखो, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आर ए आर। अगर इसका हम एंगल बाइसेक्टर खींचें तो ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर होगा और इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, बांट देगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा सामने वाली साइड को क्या करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देगा। हो गया। तो ये एंगल कितना हुआ बेटा, थीटा बाई 2। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ट्राइगोनोमेट्री लगाइए। साइन थीटा बाई 2 बराबर लंब बटे कर्ण यक्स अपान आर, यक्स इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, सॉरी, लेंथ ऑफ कार्ड, लेंथ ऑफ कार्ड ये हाई स्कूल में पढ़े रहे होंगे आप लोग। तो यक्स प्लस यक्स, यक्स प्लस यक्स बराबर 2x बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। नोट कर लीजिए, लेंथ ऑफ कार्ड यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, आगे वाले क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है, नोट इट प्लीज। चलिए, ये सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस r है। अब एक व्यक्ति जो है यहां पर खड़ा है, ये इसी पर चलता है और चल करके यहां आ जाता है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट ए से चलता है, पॉइंट बी पर पहुंचता है, ऐसे सर्कुलर पाथ में चलता है, ऐसे गया। और ये एंगल आपका है 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री है। करा फाइंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो तुरंत इस कार्ड को मिला दो बेटा, इस कार्ड को मिला दो। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2r साइन कितना है बेटा, 120/2 और 2r साइन 60 अंश और 2r अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3r। ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आया। तो ऐसे भी पूछ देता है, अगर कहो कि साहब डिस्टेंस बताइए, अच्छा भैया तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, बराबर आर्क ए बी, चाप ए बी ये वाला, और एंगल बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या।
तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगल। यहां एंगल किस में होगा, रेडियन में होगा। किस में होगा, रेडियन हुआ। तो अब बताओ बेटा, आर रेडियस कितना है आर, और थीटा कितना है 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री ना। तो जानते हो बेटा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। नहीं जानते हो तो सीख लो। वैसे आप पढ़ा चुका हूं मैथ्स में, मान लो बायो वाले कहेंगे नहीं ये पढ़े हैं, लेकिन हाई स्कूल में था ये। 1 डिग्री बराबर पाई अपान 180 रेडियन। बोलो भाई 180 120 डिग्री बराबर पाई अपान 180 इंटू 120। 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 बराबर 2 पाई बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा ये 2 पाई बाई 3, यानी 2 पाई आर अपान 3। मतलब एक तिहावा चक्कर चला है भैया। 120 360, मतलब ये डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन 3 और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका √3r। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम -15 मीटर 0 टू 7 मीटर 0 देन टू -2 मीटर 0, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कण जो है इस बिंदु से चल करके इस बिंदु पर पहुंचता है और फिर इस बिंदु पर चला आता है। कह रहा है कि दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो -15 मीटर, यहाँ देखिए ये पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है। ये सपोज करो कि यहीं से वो चलना शुरू किया, कहाँ तक गया +17। ये 15 ये तो मान लीजिए +17 ये हुआ, ये 17 है, मान लीजिए 17 मीटर है ये। देखो ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं सिर्फ। ये गया गया चलो गया, फिर ये लौटा और कहाँ तक गया -2 मीटर। -2 मीटर कहाँ होगा बेटा, यहाँ -2 होगा ये। फिर ये लौट करके आ गया कहाँ, यहाँ। पहले तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस देखो। अब इसमें केवल मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा। 15 से यहां तक गया 0, फिर ये 17, 15 धन 17, यहां से 0 तक कितना हुआ 15 ना। डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होता है 15। फिर यहां से यहां तक गया 17, फिर लौटा यहां तक आया, फिर 17, फिर 2 मीटर यहां तक आया 2, कितना हुआ 51 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट निकालो बेटा, डिस्प्लेसमेंट खुद सोचो कि डिस्प्लेसमेंट तो इतनी है ना, ये वाला पोर्शन, यही डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, यही डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अगर मैं ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहीं गलत कर दिया हूं फार्मूला तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट करिएगा, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन क्या है -2 मीटर। भाई 0 तो इसे इसको 5 0 लिख सकता हूँ, 10 0 लिख सकता हूँ, 15 0 या 20 0 लिख सकता हूँ ना, -15 0 लिख सकता हूँ। आप लोग हाई स्कूल पढ़े हैं कायदे से। फिर माइनस इनिशियल पोजीशन -15 बराबर क्या हो गया बेटा
दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख तो रहा है। -2 + 15 दैट्स व्हाट 13 मीटर। डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा, ये वाला, ये होगा कितना? 13 मीटर ना। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर, डिस्टेंस 51 मीटर। नोट इट प्लीज। अब देखो बेटा, करा व्हिच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। कौन सा ग्राफ करेक्ट है? ये 4 ग्राफ लिए गए हैं, ये सब के सब ग्राफ जो है डिस्टेंस और टाइम में है, डिस्टेंस और टाइम में है ना। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस में एक लाइन लिखवाया हूं मैं, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम। समय के साथ दूरी नहीं घटती, समय के साथ दूरी नहीं घटती, समय के साथ दूरी बढ़ती है। इतना ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए, ये स्ट्रेट ग्राफ है, ये समय बढ़ रहा है, 81, 82, 83 ना। ये समय बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। यह ग्राफ पॉसिबल है। अगर हम आप खड़े हैं, समय बीत रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है, यह तो संभव है। यहां देखिए, समय t1 पर डिस्टेंस s1 है, समय t2 पर डिस्टेंस देखो बढ़ गई, क्या हो गई? s2। तो समय के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, इसलिए ये क्या है? सॉरी, विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ इज क्या है इसमें? फॉल्स। कौन सा ग्राफ इसमें गलत है? चलिए, यह ग्राफ क्या है? सही। यह भी ग्राफ क्या है? सही। यहां देखिए, समय t1, दूरी s1, समय t2, दूरी s2। समय के साथ दूरी बढ़ रही है, इसलिए यह भी ग्राफ क्या है? सही। अब देखिए, समय t1, दूरी s1, समय t2, दूरी s2। यहां दूरी घट रही है बेटा, इसलिए क्या है? गलत है। क्यों? डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, दूरी घट रही है, इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। दूरी समय के साथ घट रही है, विथ टाइम। दूरी समय के साथ घट रही है। अब भाई देखो, t1 पर इतनी दूरी थी और t2 समय बढ़ गया तो इतनी दूरी हो गई कि नहीं? दूरी घट रही है ना। अब हर जगह क्या था? दूरी इतनी थी, दूरी इतनी हो गई, दूरी इतनी थी, दूरी इतनी हो गई। सब में दूरी बढ़ रहा है। इसमें दूरी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन इसमें दूरी क्या हो रही है? डिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। इसलिए यह ग्राफ क्या है? गलत है। नोट इट प्लीज। चलो बेटा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ए ड्रंकर्ड शब्द आ गया बेटा। ड्रंकर्ड, जो दारू पीते हैं मनमानी, उनको कहते हैं ड्रंकर्ड। दारू पी लिया, जो पी लिया है, लड़खड़ा रहा है, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ऐसे लोगों को ड्रंकर्ड कहा जाता है। शराबी। पिक्चर देखे हो शराबी? नहीं देखे? चलो ठीक है। ए ड्रंकर्ड मूव, चलता है 5 स्टेप फॉरवर्ड, 5 कदम आगे, एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, 3 स्टेप पीछे चलता है। 5 स्टेप गया, 5 स्टेप गया, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 लौट आया ना। अगेन एंड अगेन, बार बार यही कर रहा है। फिर यहां से 5 स्टेप बढ़ा, 2 3 4 5, फिर लौटा 1 2 3, फिर यहां से
1 2 3 4 5, फिर लौटा 1 2 3, समझ गया कि नहीं? ऐसे ऐसे जा रहा है, 5 कदम आगे बढ़ रहा है और 3 कदम पीछे बढ़ रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। करा इस स्टेप इज 1 मीटर। जो एक फरलांग मार रहा है लड़खड़ाते हुए लंबा फरलांग मारता है वो ना, तो एक जो एक स्टेप, एक कदम जो आगे बढ़ता है उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। आई रिक्वायर्स 1 सेकंड। मतलब उसको एक कदम जब आगे बढ़ाता है तो दूरी कितनी तय होती है? 1 मीटर। और समय कितना लगता है? 1 सेकंड का। एक कदम बढ़ाने पर दूरी कितनी हुई? 1 मीटर। और समय कितना लगा? 1 सेकंड। कह रहा है हाउ लॉन्ग, मतलब कितना समय लेता है ड्रंकर टेक्स, ड्रंकर को, शराबी को कितना समय लगता है फॉल इन वेल, कुएं में गिरने में। कुएं में गिरने में कितना समय लगता है? या लिख सकते हो विच इज, जो है विच इज 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जो प्रारंभिक बिंदु से 13 मीटर की दूरी पर है। चलो ये रास्ता है, ये शराबी जी हैं, ड्रंकर्ड जी हैं, और इनको कुएं में गिरना है। तो यहाँ तो पहले 5 स्टेप तो ले लो, क्योंकि जैसे ही यहाँ 5वां स्टेप डालेंगे, कितना? 5 स्टेप, 5वें स्टेप में तो चले जाएंगे कुआं में ना। 5 स्टेप पहले तो यहां कर लो। अब कैलकुलेट करो। हाँ अब देखो 5 स्टेप बराबर 5 मीटर और 3 स्टेप बराबर 3 मीटर ना। डिस्टेंस इन 1 राउंड, एक चक्कर मतलब 5 चला, 3 आगे आया, कितना हुआ? 5 - 3 = 2 मीटर। पर टाइम कितना लगा भाई? आगे गया तब भी समय लगा, पीछे आया तब भी। तो 1 मीटर में 1 सेकंड, 1 मीटर में 1 सेकंड, तो 5 मीटर में आगे गया 5 सेकंड, और फिर 3 कदम पीछे आया, मतलब 3 मीटर पीछे आया, तो 3 मिनट बराबर कितना हुआ? सॉरी 3 सेकंड बराबर कितना हुआ? 8 सेकंड। 8 सेकंड ये हुआ ना। अब चलो, तो अब बताओ कि 8 सेकंड में कितना चला? 2 मीटर, क्योंकि 3 तो पीछे चला आया था ना। तो क्या हुआ कि 2 मीटर में कितना? 8 सेकंड। तो 1 मीटर में कितना समय लगेगा? 4 सेकंड। यहां क्लियर कर लो, पहले 4 सेकंड लगा। अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 13 मीटर है। कितना है? 13 मीटर। 5 स्टेप को हमने पहले ही बांध दिया, क्योंकि 5वें स्टेप में वो गिर जाएगा। बात समझो, पहले 5वें स्टेप में क्या करेगा? वो गिर जाएगा। यह कितना समय? यह तो 5 स्टेप मतलब 5 मीटर। 5 स्टेप मतलब 5 मीटर। यह दूरी कितनी हुई? 1 मीटर। बोलो भाई, 1 मीटर। नहीं समझे? 1 मीटर भाई, कुछ 5 मतलब 1 स्टेप बराबर 1 मीटर है बेटा। क्वेश्चन में दिया गया है 1 स्टेप बराबर 1 मीटर। तो 5 स्टेप हमने पहले खाली कर लिया कुआं में गिरने के लिए ना, यानी 5 मीटर। तो 13 में से 5 गया 8 मीटर। पहले तो ये बताओ पॉइंट, इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा? तो अब देखो, पहले ये आपको ओरली कैलकुलेट करके बता देना है। कभी कभी लोग कटबैठी कर सवाल पूछते हैं गांव वाले, कटबैठी। चलो, तो 1 मीटर बराबर कितना हुआ? 4 सेकंड। तो 8 मीटर बराबर 8 × 4 बराबर 32 सेकंड। बोल यार, 32 सेकंड हुआ।
फिर यहाँ से 5 कदम चला। कितना चला? 5 कदम, और 5वें कदम में क्या हुआ? ये गिर गया। 5वें कदम 4 और प्लस कहा 5, चला गया अंदर। 4, 1 2 3 4 5 अंदर चला गया। तो ये 5 स्टेप है। 5 स्टेप मतलब 5 मीटर। तो नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, हाँ एक सेकंड, बड़ी गर्मी है। चलो अब बताओ, यहाँ तक तो उसको 8 मीटर लगा। अब एक स्टेप बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है। एक स्टेप को भाई, एक स्टेप 1 मीटर 1 सेकंड। ना 1 सेकंड, तो 5 स्टेप बराबर कितना हुआ? ये एक्चुअली डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या? ये गलत कर दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड। डिस्टेंस तो 5 3 8 मीटर हो जाएगा यार। डिस्टेंस तो 5 3 8 मीटर हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, गलत कर दिया हमने। चलो, तो 5 स्टेप बराबर कितना? 5 सेकंड। टोटल टाइम 32 प्लस 5 बराबर 37 सेकंड। कितना चला बेटा? 37 सेकंड चला। ठीक है। अब डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? डिस्टेंस 1 सेकंड बराबर 1 मीटर, तो 37 सेकंड बराबर 37 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ? 37 मीटर। ओके। और डिस्प्लेसमेंट तो समझ ही रहे हैं, 13 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 13 मीटर। और देखिए, कोई क्वेश्चन है आपके लिए क्या? क्वेश्चन तो बेटा है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 57 मिनट हो गया। अब आगे नहीं। अब कल के वीडियो में आपको मिलेगा स्पीड, आपको मिलेगा वेलोसिटी, आपको मिलेगा एवरेज स्पीड ना, ये सब मिलेंगे। और उस पर आपको मिलेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्ती से पढ़िए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।